हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो ये पॉलिटी के एमसीक्यू सीरीज़ में आपका स्वागत है। तो स्टार्ट करते हैं आज 156 नंबर क्वेश्चन से। इससे पहले मैं कई वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो ये देखिए, ये सीडीएस में पूछा गया। आप अगर यूपीपीएससी सीडीएस एनडीए कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे पॉलिटी से रिगार्डिंग क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हैं। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि किसी भी टॉपिक के ऊपर। तो अभी पार्लियामेंट नाम का चैप्टर चल रहा है और उसी के ही मैं यहाँ क्वेश्चन आपको करा रही हूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं। देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी इज करेक्ट। कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट, अगर हम कहें कि पार्लियामेंट्री कमेटी के मेंबर के अपॉइंटमेंट की बात करें तो कौन सा सही है, यानी कि जो मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के वो कैसे अपॉइंट किए जाते हैं, कौन अपॉइंट किए जाते हैं। तो देखिए, जब द मेंबर्स आर ओनली अपॉइंटेड, पार्लियामेंट्री कमेटी में सिर्फ और सिर्फ मेंबर्स ही अपॉइंटेड किए जाते हैं, यानी कि जो भी आपके लोकसभा मेंबर होते हैं। द मेंबर्स आर ओनली इलेक्टेड, कि ये सिर्फ मेंबर्स इलेक्ट किए जाते हैं। द मेंबर्स आर ओनली नॉमिनेटेड, कि पार्लियामेंट में सिर्फ मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है। ये तीनों ही आंसर क्या हैं, गलत हैं। आंसर नंबर डी इज राइट, दैट इज द मेंबर्स आर अपॉइंटेड और इलेक्टेड ऑन ए मोशन मेड और अडॉप्टेड और नॉमिनेटेड बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा और द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। कि जो मेंबर्स हैं पार्लियामेंट्री कमेटी में, वो जो अपॉइंट इलेक्ट किए जाते हैं ना, वो तब अडॉप्ट किए जाते हैं जब वो स्पीकर, लोकसभा के जो स्पीकर हैं या चेयरमैन के जो राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं, वो उनको वहाँ पर मोशन दें या वो उनको यहाँ पर अपॉइंट करते हैं। ठीक है, ये लाइटनिंग में थोड़ा सा इश्यू आ रहा है, हाँ ना, क्लियर। तो अगर आपको और भी कोई इशू है इससे रिलेटेड, तो एक बार मैं आपको बताऊं, मैंने पॉलिटी हैंड रिटन नोट्स की वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने आपको पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत को हैंड रिटन फॉर्म में करवाया हुआ है। तो आप जाकर उसको ना, उसकी वॉच लिस्ट को देखें, आपको वहाँ पर क्लियर हो जाएगी उसकी प्लेलिस्ट को। इसके बाद है 157, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, किसके रिगार्डिंग, गवर्नमेंट की पार्लियामेंट्री फॉर्म के रिगार्डिंग, यानी कि गवर्नमेंट की जो पार्लियामेंट्री फॉर्म है उसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये बीपीएससी 2019 में पूछा गया है। तो ये देखिए, द लेजिस्लेचर इज़ रिस्पॉन्सिबल टू जुडिशरी, कि जो लेजिस्लेचर है यानी कि जो आपका कानून बनते हैं, जो आपकी पार्लियामेंट है, वो जुडिशरी को रिस्पॉन्सिबल है। देखिए, ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव तीनों ही इंडिपेंडेंट हैं, अलग अलग हैं। ठीक है, द लेजिस्लेचर इज़ रिस्पॉन्सिबल टू एग्जीक्यूटिव, बिल्कुल भी नहीं। मैंने भी बताया था आपको, द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव आर इंडिपेंडेंट, बिल्कुल लेजिस्लेटिव और जो एग्जीक्यूटिव वो इंडिपेंडेंट है, लेकिन यह जुडिशरी का कोई जिक्र नहीं है। द प्रेसिडेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू जुडिशरी, ऐसा भी नहीं है। इनमें से क्या है, आंसर नंबर ए ही सही है। क्यों है, आप एक बार इस बॉक्स को पढ़ें, आपको क्लियर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे 158, इन द रिमूवल ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिशियल्स डज द पार्लियामेंट नॉट प्ले एनी रोल, कि इनमें से किस चीज़ के रिमूवल के लिए पार्लियामेंट कोई प्ले ही नहीं करती कोई रोल। और देखिए, ये कब पूछा गया, यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 में। कौन रोल प्ले नहीं करता, किसमें, पार्लियामेंट की किसमें, किसके रिमूवल में पार्लियामेंट कौन रोल प्ले नहीं करती, जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। क्या हाई कोर्ट के जब जजेस चुने जाते हैं तो पार्लियामेंट का कोई रोल नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए, पार्लियामेंट का रोल है जब जजेस चुने जाएंगे पार्लियामेंट के। ठीक है, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जब सुप्रीम कोर्ट के मेंबर्स चुने जाएंगे, क्या पार्लियामेंट का कोई रोल नहीं है, बिल्कुल रोल है, बिना पार्लियामेंट के नहीं हो सकता। चेयरमैन ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जब चेयरमैन चुने जाते हैं, ठीक है, तो वो प्रेसिडेंट के द्वारा चुने जाते हैं, यहाँ पर पार्लियामेंट का कोई रोल नहीं होता। और जो सीएजी हैं उसमें भी पार्लियामेंट जो पार्लियामेंट ही चुनती है उनको भी। तो ये जो है आंसर नंबर डी इज़ बिल्कुल राइट। और आप एक बार बॉक्स को रोकें, पॉज करें और इसको एक बार पढ़ लें, आप अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे, जॉइंट सिटिंग जो होती है लोकसभा और राज्यसभा में, वो
किस तरीके से होती है। देखिए जो लोकसभा की जॉइंट सिटिंग है और जो राज्यसभा की जॉइंट सिटिंग है वो कब प्लेस होती है, यानी कि कब होती है, जब डेडलॉक ओवर हो जाता है। किसके डेडलॉक को रिजॉल्व करने के लिए होती है, तो ये होती है ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन। कोई भी बिल पास होना है ऑर्डिनरी बिल, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही उसको मतलब कोई ना कोई दिक्कत आ रही है कि वो लॉ को पास नहीं कर रहे हैं, मेजोरिटी नहीं मिल रही है, तो वहाँ पर प्रेसिडेंट जी जॉइंट सिटिंग बुलाते हैं और उसके रिगार्डिंग जो भी डिस्कशन होती है वो करते हैं। तो ये इस तरीके से यहाँ पर जॉइंट सेटिंग की जाती है। ठीक है, इसके डेडलॉक को, जैसे डेडलॉक आ जाती है ना एक ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन पर, तब भी जाकर वो बिल पास नहीं हुआ, तो जॉइंट सेटिंग होती है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम कुछ क्वेश्चन। ये पार्लियामेंट के क्वेश्चंस जो हैं ये कंप्लीट हैं। अभी यूनियन एग्जीक्यूटिव से के रिगार्डिंग क्वेश्चन है और ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी, प्लेलिस्ट अवेलेबल है जिसमें पॉलिटी हैंड रिटन नोट्स ऑफ एम लक्ष्मीकांत मैंने लिखा हुआ है, आप जाकर एक बार देख सकते हैं। और उसी से रिगार्डिंग मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन करा रही हूँ। तो ये है द फॉर्म ऑफ ओथ ऑफ ऑफिस फॉर ए मिनिस्टर फॉर द यूनियन ऑफ इंडिया इज एंश्राइंड इन द, कि जो मिनिस्टर होता है ना, मिनिस्टर का जो ओथ होती है, जो ऑफिस की ओथ होती है यूनियन ऑफ इंडिया की, वो कौन से शेड्यूल में दे रखी है, किस शेड्यूल में उसकी बात हुई है। तो देखिए जो ओथ की बात हुई है मिनिस्टर्स के, वो हुई है 3rd शेड्यूल में। किस में हुई है? 3rd शेड्यूल में। और मैं आपसे एक बार ये कहूँगी कि इसके आंसर को देखने के बजाय ना एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, 3rd शेड्यूल क्यों है और ये 1st, 2nd और 4th शेड्यूल क्यों नहीं है। इसका आंसर आपको इसमें भी मिल जाएगा। देखिए जैसे इन 1st शेड्यूल लिस्ट में क्या होता है, यूनियन और टेरिटरीज के बारे में बात की गई है। 2nd शेड्यूल में आपकी सैलरी की बात की गई है, गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट, चीफ जजेस की। और आपके 3rd शेड्यूल में किसकी बात की गई है? ओथ की बात। और 4th शेड्यूल में किसकी बात की गई है? जो भी राज्यसभा में सीट्स एलोकेट होती हैं उसके बारे में। तो एक बार जो नहीं है ऑप्शन, आप उन्हें भी पढ़ लेते हैं ना, तो यहाँ पर आपके 4 MCQs तैयार हो जाते हैं। क्योंकि अगली बार जरूरी तो नहीं है ना कि आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाए सेम टू सेम, हो सकता है वो 2nd शेड्यूल के बारे में पूछे, 4th शेड्यूल के बारे में पूछे। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। इसके बाद देखेंगे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वेस्ट्स द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द इंडियन यूनियन इन विच ऑफ द फॉलोइंग, कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, उसकी जो एग्जीक्यूटिव पावर होती है इंडियन यूनियन की, वो किसके पास होती हैं। देखिए इंडियन यूनियन की जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो हमेशा प्रेसिडेंट के पास होती हैं। किसके पास है? प्रेसिडेंट की। जब हमने प्रेसिडेंट नाम का चैप्टर पढ़ा था तो हम ये पढ़ चुके हैं। इसके बाद है द प्रेसिडेंट कैन बी इम्पीच्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन बाय, कि प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जा सकता है जब वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करते हैं। लेकिन किसके द्वारा इम्पीच किया जाता है? देखिए जो ये इम्पीच किया जाता है ये दोनों ही हाउस इम्पीच करते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, 14 दिन का इम्पीचमेंट नोटिस भी होता है और आर्टिकल 61 में इसकी बात की गई है। ठीक है, कौन सा है आपका? 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। इसके बाद है ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर वेस्टेड विद, कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं वो किसके पास हैं? एग्जीक्यूटिव पावर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस की। ठीक है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो है आपकी प्राइम मिनिस्टर के पास। किसके पास है? प्राइम मिनिस्टर के पास। अब आप यहाँ एक बार देख सकते हैं थोड़ा सा अंतर, जैसे कि अभी आपने कहा मैम, अभी तो आपने ये बताया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो प्रेसिडेंट के पास है, लेकिन यहाँ पे इंडियन यूनियन की भी बात की गई है। इंडियन यूनियन यानी ऑल ओवर इंडिया को जब लेकर चल रहे हैं तो प्रेसिडेंट होता है, और सिर्फ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात की गई है एग्जीक्यूटिव की तो यहाँ प्राइम मिनिस्टर का है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 समझेंगे हम, क्योंकि ये यूनियन एग्जीक्यूटिव से शुरू हुआ है ना। तो ये देखिए, बिफोर एंटरिंग upon his office the president of India has to make and subscribe to an oath or affirmation. In this oath or affirmation he swears, जब भी इंडिया के प्रेसिडेंट अपने ऑफिस में एंटर करते हैं यानी कि प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो उन्हें एक ओथ लेनी होती है। तो अपनी ओथ में वो क्या कहते हैं? ठीक है, अपनी ओथ में वो क्या कहते हैं? देखिए, टू फेथफुली एग्जीक्यूटिव द ऑफिस, टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ, टू डिवोट हिमसेल्फ टू द सर्विस एंड वेलबींग ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, लोगों की वेलबींग के लिए काम करेंगे, अपनी सर्विस को के लिए हमेशा डिवोट रहेंगे, प्रिजर्व, प्रोटेक्ट करेंगे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ को, और एग्जीक्यूट करेंगे फेथफुली अपने ऑफिस को। तो ये सारी ही ओथ ली जाती हैं। ओथ में तो देखिए गलत ओथ तो नहीं देंगे क्वेश्चन पूछने में, तो ये तीनों ही सही हैं। तो आंसर नंबर डी क्या हो जाता है यहाँ पर? एकदम राइट।
इसके बाद है जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं उनके पास पावर नहीं है। किसकी पावर नहीं है प्रेसिडेंट के पास? प्रोक्लेम ए फाइनेंशियल इमरजेंसी इन द स्टेट। स्टेट में फाइनेंशियल इमरजेंसी को प्रोक्लेम करने की पावर, यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी लग गई है, इसकी पावर नहीं है इंडिया के पास। दूसरी, प्रोक्लेम द फ्यूचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट। इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के बारे में बात की जाती है उसकी पावर नहीं है। लेकिन ये देखिए इसमें स्टेटमेंट है ना रिगार्डिंग स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जम्मू एंड कश्मीर के अकॉर्डिंग पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें सेकंड सही है। फर्स्ट की जो है वो पावर नहीं है फाइनेंशियल इमरजेंसी, वो स्टेट यानी कि जम्मू एंड कश्मीर में वो लागू नहीं कर सकते जो हमारे प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, ये अगर इसमें कुछ अपडेशन होती है तो प्लीज़ सर्च एंड आप AI या गूगल से सर्च कर सकते हैं, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में काफ़ी चीज़ें चेंज होती रहती हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 इज़ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। चलिए मैं ना ये कल से कराती हूँ क्योंकि अभी वीडियो लॉन्ग हो जाएगी बहुत ज़्यादा, तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको थोड़ा भी फ़ायदा पहुँचा हो, पसंद आई हो वीडियो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।